नमस्कार, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। महंगाई की चिंता और ब्याज दरों में बढ़ोतरी से दुनिया भर के बाजारों में टेंशन है। एक तरह से हाहाकार मचता हुआ दिखा है। निफ्टी रिकॉर्ड स्तर से करीब 14% गिरता हुआ भी हम देख चुके हैं, लेकिन सबसे बुरा हाल छोटे और मझौले शेयरों का है, जहां निवेशकों को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस पर लगातार हम हमारी रिसर्च भी आपको बता रहे हैं और किस तरह से छोटे मझौले शेयर्स जो हैं वो टूटते पिटते दिख रहे हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन ऐसे में निवेशकों को बाजार में क्या रणनीति बनानी चाहिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। इसी पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास पेशकश, टिप का नहीं सिप यानी SIP का टाइम। और चलिए, सवाल कई सारे यहाँ पर निकलते हुए दिखते हैं, कई सारे उलझन भी हैं आपके मन में। लेकिन ऐसे में आपको करना क्या चाहिए, बाजार के उस उतार चढ़ाव को समझना कैसे है, ट्रेडिंग का नजरिया अगर बना रहे हैं तो उसको पेशेंटली इंटैक्ट कैसे रखना है, होल्ड कैसे करना है, और इन्वेस्टमेंट के बारे में ओवरऑल कैसे सोचना है, ये आपके लिए जानना काफी जरूरी है। और इस खास पेशकश में यही समझाने की कोशिश होगी किस तरह से SIP में लंबी अवधि का नजरिया रखकर आप अपने निवेश को काफी हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ सुंदरम AMC के MD सुनील सुब्रमण्यम है, मनी एड्यू स्कूल के अर्नव पंड्या जुड़ गए हैं, और साथ ही गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह और KR चौकसी के देवेन R चौकसी भी हमारे साथ जुड़ने वाले। आप सभी का बहुत स्वागत है, अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो एक डेटा से ही शुरुआत करना चाहूंगी। SIP इनफ्लोज की जहां हम बात कर रहे हैं, AMFI के अप्रैल डेटा की जहां पर हम बात कर रहे हैं, SIP इनफ्लोज जो है उसमें एक डिप जरूर देखने को मिला। 12,328 करोड़ से 11,863 करोड़ पर जाते हुए दिखे। नेट इनफ्लोज अगर देखें तो यहाँ पर भी हमने देखा कि 72,847 करोड़ पर नेट इनफ्लोज थे वर्सेस आउटफ्लो ऑफ 69,883 करोड़। ऑफ कोर्स टोटल AUM जो थे वो 37 लाख करोड़ से 38.9 लाख करोड़ पर जाते हुए दिखे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि लोगों के मन में ये उलझन है कि इस स्थिति में जहां बाजार इतने उतार चढ़ाव देख रहा है, ऐसे में किया क्या जाए, क्या अपने SIPs को इंटैक्ट रखा जाए, SIP में निवेश का नजरिया बनाया भी जाए या नहीं। अर्नव जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। व्यूवर्स को आप किस तरह की एडवाइस इस सिनेरियो में देंगे? जी देखिए, अगर कोई भी निवेशक हो जो अपने लिए ओवर अ लॉन्गर टाइम पीरियड वेल्थ बनाना चाहता हो, तो उनके लिए एक म्यूचुअल फंड की जरिए से निवेश करना एक सही रणनीति होती है। क्योंकि एज अ स्मॉल इन्वेस्टर अगर आप डे टू डे मार्केट ट्रैक नहीं कर सकते, उसके लिए समय नहीं दे सकते, तो म्यूचुअल फंड्स एक आपके लिए अच्छा रूट होता है। अब प्रश्न ये आता है कि इस प्रकार के कठिन समय में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप किसी भी प्रकार के समय में आपको ये नहीं चिंता करनी है कि आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि आपका जो पूरा निवेश है वो आपके लक्ष्य के तहत होना चाहिए। यानी कि आपका जो गोल है उस हिसाब से आपको अपने पोर्टफोलियो में किस प्रकार के फंड रखने चाहिए, कितना एलोकेशन होना चाहिए, ये सभी आपको देखना है। तो पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि इतनी सारी वॉलेटिलिटी होती है, कई दिन बाजार गिरता है फिर सडनली ऊपर जाता है, तो ये सबको टैकल करने के लिए एक बहुत सिंपल रूट है छोटे निवेशक के लिए, और वो है रेगुलर इन्वेस्टिंग ओवर अ लॉन्गर टाइम पीरियड। और इसके लिए जिसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उस तरह से आप हर महीने रेगुलरली ऑन अ फिक्स डे एक फिक्स अमाउंट निवेश कीजिए, तो ये पूरी वॉलेटिलिटी को कवर कर देता है और आपके लिए एवरेज कॉस्ट लाता है। तो इस प्रकार के समय में जो कठिन समय हम देख रहे हैं, वो एक बाजार के इक्विटी का नॉर्मल साइकिल का एक हिस्सा होता है। तो ये भी पचाना हर एक निवेशक के लिए जरूरी है, और इसीलिए रेगुलर इन्वेस्टिंग सिप के द्वारा आप निवेश कीजिए और अपना निवेश चालू रखिए। कुछ भी हो जाए तो उस पे आप घबराइए मत और सडनली अपना डिसीजन चेंज मत कीजिए, और उसे करने के लिए अपने गोल के तहत निवेश कीजिए। ये एक सिंपल तरीका है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं।
बिल्कुल, आपकी मेहनत की कमाई है और इस कमाई को कहाँ कैसे पार्क करना, इसका डिसीजन भी आप ही को लेना है। और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की जहाँ पर हम बात करते हैं, जहाँ पर एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स हैं जो कि पोर्टफोलियो सेट करते हैं, अपनी रिसर्च के लिहाज से आपके लिए आपका पोर्टफोलियो जो है उसे बना कर देते हैं। तो इस तरह की प्लानिंग जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत साबित होती हुई दिख भी सकती है, और ये हमने काफ़ी ज़्यादा हद तक देखा भी, और इसीलिए SIP को काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव अप्रोच भी माना जाता है। हमारे साथ देवेंद्र चौकसी भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका। देखिए, SIP कंट्रीब्यूशन में ऑफ कोर्स अप्रैल के डेटा में हमने डिक्लाइंस देखे हैं, लेकिन SIP अकाउंट्स ऑल टाइम हाई पर देखने को मिले हैं। तो इससे भी अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि लोगों में भी अवेयरनेस जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। अब इस समय में काफी ज्यादा उलझन, काफी ज्यादा कंसर्न्स हैं, लेकिन ऐसे में सवाल ये भी पैदा होता है कि म्यूचुअल फंड SIP का क्या करें, इंटैक्ट रखें, इवैल्यूएट करें, होल्ड करें, क्या करना चाहिए? आप क्या राय देंगे व्यूअर्स को? शुक्रिया मुझे आपके शो में शामिल करने के लिए। मेरा व्यू ऐसा बनता है कि जब एडवर्सिटी होती है, इट इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ इन्वेस्टर, क्योंकि लंबे अरसे के लिए आप इन्वेस्ट करते हो और उसके अंदर आपने SIP का रूट चुना है। तो SIP का रूट के अंदर से आप जाते हो, तो जैसे अभी अर्नब ने बताया, उस हिसाब से आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम आपका चालू रखना चाहिए, बरकरार रखना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्री, ये एडवर्सिटी के अंदर चेक ये करना चाहिए कि आई थिंक ओवरऑल सिचुएशन के अंदर हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आगे का जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस बरकरार है कि नहीं। करंटली इंडिया की इकोनॉमी की हम सिचुएशन की बात करें तो इवन 7.5% के हिसाब से भी GDP ग्रो होता है। अगले 12 से 15 साल के बीच के अंदर इकोनॉमी की साइज यहाँ से 3 गुनी या 3.5 गुनी 4 गुनी तक हो सकती है। और ये चीज के ऊपर ध्यान दें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी यहाँ से 3.5 से 4 गुना आगे बढ़ सकता है अगले 12 से 15 साल के बीच में। तो आप अच्छी तरह से इन्वेस्ट करते हो तो आपको अगले 10, 12, 15 साल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलना है वो स्टेडी टू हैंडसम रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आप कम्युनिटीली अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं CAGR बेसिस के ऊपर। मेरा ऐसा मानना है कि जो छोटे निवेशक है जो लंबे अरसे के लिए प्लान करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो, उनके लिए ये चीज बहुत मान्य रखती है कि आपके सामने एक विजिबिलिटी है 12 से 15 साल की, तो उसके अंदर घबराए बिना, हिचकिचाहट बिना आप इन्वेस्ट करिए। ऑन द कॉन्ट्री, जब भी मार्केट के अंदर फॉल शार्प आता है तभी जो लंबे अरसे के इन्वेस्टर हैं वो अपने SIP के अंदर अमाउंट बढ़ा सकते हैं, लेकिन सिस्टमेटिकली अमाउंट को थोड़ा ऐड कर सकते हैं। दिस इज वेयर आई थिंक आई बिलीव कि आप अच्छी तरह से अपने अल्फा को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट में रिटर्न भी जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो धीरे धीरे ही सही है, लेकिन इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी देता हुआ दिखेगा। इसीलिए इस पर हम एक खास पेशकश कर रहे हैं, और हमारे साथ सुंदरम AMC के MD सुनील सुब्रमण्यम भी जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है। और जहां पर हम म्यूचुअल फंड के ट्रेंड की बात कर रहे हैं, अप्रैल के डेटा की बात कर रहे हैं, सेक्टोरल थीमेटिक काफ़ी हद तक यहाँ पर पॉजिटिव फंड नेट इनफ्लोज देखने को मिले। 11 कैटेगरीज जो इक्विटी फंड्स की हैं वहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव फ्लोज ड्यूरिंग द मंथ नज़र आए भी हैं, और पर्टिकुलरली यहाँ पर अगर देखें सेक्टर स्पेसिफिक भी काफ़ी हद तक जो इनफ्लो के डेटा हैं वो अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है, जिस तरह से म्यूचुअल फंड SIP का ट्रेंड नज़र आ रहा है, या जिस तरह से SIP म्यूचुअल फंड में निवेश के नज़रिए बनते हुए दिख रहे हैं, सेक्टोरल थीमेटिक आउटलुक पर आपका क्या कहना है, और डाइवर्सिफिकेशन पर आप क्या कहेंगे? दो चीजें इसमें। सेक्टर में देखूं तो अगर जैसे चौकसी साहब ने अभी कहा कि इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रेंथ, उसमें कोई असर नहीं पड़ा है इस होल क्राइसिस के अंदर। अभी भी हम 7 या 8% GDP की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, और 7 या 8 GDP के साथ 6-7% इन्फ्लेशन लीजिए तो नॉमिनल GDP ग्रोथ 14-15%, और स्टॉक मार्केट से आप और 2-3% उससे ज्यादा रिटर्न भी एक्सपेक्ट करते। तो एक मीडियम टर्म टाइम फ्रेम में हाई डबल डिजिट 17-18% रिटर्न स्टॉक मार्केट से आ सकता है, मगर ये सेक्टोरली क्वाइट डिफरेंट होंगे। तो ध्यान हमें देना चाहिए इसमें कि डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स जो है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड शायद एडवांस कंट्रीज में स्टैग्फ्लेशन की बात हो, इंडिया में ऐसी बात नहीं है। इन्फ्लेशन हाई होगी फिर ग्रोथ भी हाई होगी, तो यहाँ में लो ग्रोथ हाई इन्फ्लेशन जो स्टैग्फ्लेशन माना जाता है वेस्टर्न कंट्रीज में उम्मीद है कि ऐसी होने वाली है, वहाँ इंडिया में ऐसी कोई डर नहीं है। तो सेंसिटिविटी आप डोमेस्टिक सेक्टर्स में रखें। तो मेरे ख्याल में फर्स्ट सेक्टर जो आता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट, क्योंकि वो पूरा डोमेस्टिक के संबंधित है। डोमेस्टिक ग्रोथ को फाइनेंस करने वाली बैंक्स और NBFCs रहते हैं
हैं और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज भी जो पीपल के पास सरप्लस है, ये जो एसआईपी की फ्लोट आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेस के थ्रू, बैंक्स के थ्रू, ये सब एक फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को एक स्ट्रेंथ देती है। तो मैं कहूंगा कि सेक्टरली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में आप अगर अलोकेशन दे तो वो अच्छा होगा, क्योंकि डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़े थे। सेकंड होगी कैपेक्स। अभी आप देख रहे हैं कि डोमेस्टिक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी लॉन्ग टर्म एवरेज का 72% के लेवल पे पहुंच गई है। प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पाथ पे दिख रहा है, गवर्नमेंट की भी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है। तो ओवरऑल कैपिटल गुड्स रिलेटेड सेक्टर्स या जैसे सीमेंट, स्टील, बिल्डिंग मटेरियल, कैपिटल गुड्स, पीपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स, रियल एस्टेट, हाउसिंग, ये सब डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स है जहां पे बहुत पॉजिटिव रिटर्न्स मिल सकती है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी होगी, मगर मीडियम टर्म में जरूर उनके अर्निंग्स और ऑर्डर बुक कैचअप करेंगे विद द एक्सपेक्टेशंस। तो मैं कहूंगा सेक्टरल एलोकेशन लेना है तो ये दोनों सेक्टर यानी इंफ्रा रिलेटेड एक तरफ और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इसके ऊपर। अगर आपको सेक्टरल एलोकेशन नहीं लेना है क्योंकि आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, आपको डर है कि सेक्टर और वॉलेटाइल हो सकता है, तो मैं कहूंगा कि आपके रिस्क एपेटाइट के जरिए अगर आप एग्रेसिव एपेटाइट के हो, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, तो फ्लेक्सी कैप ऐसी कैटेगरी है मैं जो रेकमेंड करूंगा, फ्लेक्सी और मल्टी कैप, क्योंकि उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों शामिल होते हैं। आजकल में जब एफआईएस पैसा निकाल रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट लार्ज कैप पे पड़ रहा है, मगर फ्यूचर की ग्रोथ देंगे तो मिडिल स्मॉल कैप्स डोमेस्टिक इकोनॉमी के संबंधित जुड़े हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली इकोनॉमी रिकवरी के साथ मिडिल स्मॉल कैप्स की ग्रोथ होगी। मगर एक ब्लेंडेड अप्रोच लेना है तो मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड्स में मैं निवेश करने की सलाह दूंगा। और अगर आप मोर कंजर्वेटिव हो कि डर है मेरे को अभी इक्विटी में इतना निवेश करना भी डर है, अगर आपकी आउटलुक, आपकी मेंटल व्यवस्था ऐसी है कि मेरे को उतना रिस्क नहीं लेना है पर लाभ भी चाहिए, तो मैं कहूंगा कि बैलेंस एडवांटेज, हाइब्रिड, इक्विटी सेविंग्स ऐसे कैटेगरीज है जिसमें डेट और इक्विटी दोनों मिलकर होते हैं और फंड मैनेजर के पास वो एक फ्लेक्सिबिलिटी होता है। अगर आपने अभी इक्विटी के डर से लिक्विड में या बैंक डिपॉजिट में लगा दिया, उसको सही वक्त में इक्विटी में बदलना आपके लिए मुश्किल चीज होगा। मगर एक फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप जैसे अप्रोच है, जैसे बैलेंस एडवांटेज में डेट और इक्विटी की मिक्स फंड मैनेजर के हाथ में होता है, तो एक मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर के लिए मैं कहूंगा कि आप बैलेंस एडवांटेज फंड, इक्विटी सेविंग फंड ऐसी कैटेगरीज में निवेश कीजिए ताकि फंड मैनेजर सही टाइम पर उसको इक्विटी में शिफ्ट करेगा और जब वॉलेटिलिटी है तो डेट को ज्यादा बढ़ा सकता है। ये मेरी सलाह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर सेक्टर स्पेसिफिक किस तरह से, अगर आप कंफ्यूज हैं तो कहाँ पर मल्टी कैप में आपको बाइंग करनी चाहिए या मल्टी कैप को एक बार चुनना चाहिए, इस पर सुनील जी ने राय दी। लेकिन हमारे साथ अब गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर ऑफ चीफ स्ट्रेटेजिस्ट गौतम शाह भी हैं। गौतम, स्वागत है आपका। हर बुल मार्केट में अगर देखें तो हम करेक्शन के फेजेस देखते हैं और ये करेक्शन के फेजेस जो हैं आर इन दी रेंज ऑफ अराउंड 10 to 30%। मगर अगर बिग पिक्चर को देखने की कोशिश करें, बिग पिक्चर को समझने की कोशिश करें, इन्वेस्टर्स ने रिटर्न्स तो बनाई हैं। ऐसे में यहाँ पर फिलहाल जब हम एक बड़ा करेक्शन या बड़ी गिरावट का दौर देख चुके हैं, क्या आपको लगता है इवैल्यूएट करना चाहिए म्यूचुअल फंड एसआईपी को या फिर मेंटेन करना चाहिए करंट सिचुएशन में? क्योंकि ये सवाल काफी हद तक लोगों के जहन में आता है। गुड आफ्टरनून। वेल देखिए, एक तो ये है कि रिटेल इन्वेस्टर इवॉल्व हो गया है, उतना जल्दी से डरता नहीं है एंड आई थिंक उसके कारण ये जो एसआईपी के जो नंबर्स है ये कंसिस्टेंटली स्टेडी रहे हैं इवन डिस्पाइट द फैक्ट दैट इतनी बड़ी करेक्शन हमने मार्केट में देखी पिछले 4-5 महीने में। और अगर आप पिछले बुल मार्केट का भी टेम्पलेट देखें 2003 से 2007 का, तो उस बुल मार्केट में भी 20-20, 25-25% के करेक्शन कई बार हुए थे। तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज है। जैसे चोकसी सर ने कहा, एडवर्सिटी ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटी। और पिछले 2 साल में जिस तरह का बुल रन था, लोग ये कहते थे कि अरे थोड़ा गिरे तो मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करूं, और वो मार्केट ने कभी अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं। बट अभी जिस तरह का ये 6 महीने का करेक्शन हुआ है, लेड बाय ऑयल प्राइसेस, लेड बाय एफआई सेलिंग, लेड बाय जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, आई थिंक दिस इज अ बून इन डिस्गाइज। हाँ, अगर आप आज के एनवायरनमेंट को देखें तो काफी पेसिमिस्टिक है, बट अगर आप 6 से 12 महीने का एनवायरनमेंट आगे का अगर आप देखेंगे तो आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को इस लेवल्स पे कमिटमेंट्स बनाने के लिए। ऑन एन एवरेज स्टॉक्स में 35 से 40% की फॉल आ चुकी है और यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड वापस इंडिया के लिए काफी अच्छा हो गया है। लेवल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से और 5-7% गिर जाए, बट अगर आप रिवॉर्ड देखें तो मेरे हिसाब से यहाँ से काफी अच्छी रिवॉर्ड है। तो एसआईपीज बनाए रखिए और इस लेवल्स पे और इनिशिएट कीजिए। मेरे हिसाब से यहाँ पर अच्छा पैसा बनेगा अगर आपका 6, 12, 18 महीने का व्यू है तो। बिल्कुल। अर्नब जी, आप अब एक सिचुएशन बेस्ड आंसर दीजिए। मैं एक निवेशक हूं, एसआईपी में
अपने पोर्टफोलियो को बनाना चाहती हूँ, एसआईपी में निवेश करना चाहती हूँ। अब ये सवाल है मेरा, और एसआईपी इन्वेस्टमेंट अगर करना है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अगर करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? शुरुआती सवाल, एकदम बेसिक सवाल, क्या करना चाहिए? जी, अगर आप देखें तो अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, आपके पास यानी कि एग्जिस्टिंग फंड्स नहीं है, आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, तो मेरा कहना यही है कि आप पहले ये देखिए कि आपको एलोकेशन कैसा करना है, क्योंकि क्या होता है कि निवेशक मोस्ट ऑफ द टाइम यही फोकस पे रहता है कि मैं कौन सा फंड चुनूं, क्योंकि क्या ये मुझे सबसे अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये चिंता नहीं करनी है कि आपको कौन सा फंड चुनना है, पहले आपको ये देखना है आपको कौन से प्रकार का फंड चुनना है, क्योंकि जिस प्रकार का फंड है वो आपके लिए सूटेबल होना चाहिए, आपके सिचुएशन के लिए सूटेबल होना चाहिए। ये एक बात हुई। दूसरी बात हुई कि आप सिर्फ एक या दो फंड पे ध्यान मत दीजिए, आप एक अपने पूरे पोर्टफोलियो पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपको एक बैलेंस रखना जरूरी है। इसीलिए कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि मैंने एक म्यूचुअल फंड कहीं खरीद लिए, लेकिन अगर आपने रैंडमली खरीद लिए हैं या आपने सिर्फ पास परफॉर्मेंस को देखते हुए खरीदे हैं, तो चांसेस ये है कि आपके इक्विटी के पोर्टफोलियो में एक इम्बैलेंस है, क्योंकि हाई रिस्क शायद फंड्स जाते हैं, या आपको एज अ स्टार्टिंग इन्वेस्टर हो तो आपको पहले लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, इन कैटेगरीज पे ध्यान देना है। फिर जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बढ़े, आप एक मिड कैप फंड ऐड कीजिए, स्मॉल कैप फंड ऐड कीजिए। हम कई बार देखते हैं कि बुल रन में लोग पहले सेक्टोरल फंड से शुरुआत करते हैं, या उनके पोर्टफोलियो में सिर्फ स्मॉल और मिड कैप फंड्स होते हैं, क्योंकि पिछले शॉर्ट टर्म पीरियड में ये फंड्स ने बहुत अच्छा किया हुआ है। तो मेरा ये भी कहना है फॉर न्यू इन्वेस्टर्स, आप एक कंफर्ट लेवल पहले एस्टैब्लिश कर दीजिए, फिर धीरे धीरे करके अपने पोर्टफोलियो में रिस्क बढ़ाइए। तो लार्ज कैप से शुरुआत कीजिए, एक फ्लेक्सी कैप ऐड कीजिए, फिर एक लार्ज और मिड कैप फंड भी ऐड कर सकते हैं, एक फिर मिड कैप, स्मॉल कैप, इस प्रकार के पोर्टफोलियो बनाइए। और अल्टीमेटली आप शॉर्ट टर्म में ये मत देखिए कि 3 महीने में, 4 महीने में मेरा फंड क्या कर रहा है, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स में ऐसे लंबे समय आएंगे जब ओवरऑल मार्केट्स कुछ नहीं कर रहा हो, तो आपका फंड भी उसी तरह से कुछ नहीं कर रहा होगा, इन द सेंस कि आपको बड़े रिटर्न्स न दे। तो आप अपना रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन भी मॉडरेट रखिए, क्योंकि क्या होता है कि एक बुल मार्केट के बाद लोगों के रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाते हैं, तो कई बार वो अपना उनका फंड अच्छा कर रहा हो इन टर्म्स ऑफ रेलेवेंस टू द मार्केट और सब, लेकिन वो रिटर्न से ना खुश होते हैं क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन अलग होता है। तो ये सब अगर आप मेंटेन करेंगे तो एक अपना अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा जो आपको वेल्थ बिल्ड करने में मदद करेगा। बिल्कुल देवेंद्र जी, अब मैं आपको एग्जैक्टली एक्सिस एएमसी की जो अभी खबर आई थी उस पर कमेंट करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन इस तरह के न्यूज़ फ्लोज जब सामने निकल कर आते हैं, लोग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सहमे हुए हैं बाजार के हाल को देखते हुए। अब इस तरह के न्यूज़ फ्लोज भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं। इन सिचुएशंस में क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए, और अगर ऐसे न्यूज़ फ्लोज हैं इससे इन्वेस्टर्स को कैसे अपने मन को बनाए रखना चाहिए और म्यूचुअल फंड एसआईपीज पर अपना जो पॉजिटिव आउटलुक, पॉजिटिव नजरिया है उसे इंटैक्ट रखना चाहिए? आई थिंक हमारी अपेक्षा हमेशा ऐसी रहती है कि न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव आए, बट एक चीज ध्यान में रखनी है कि आई थिंक ये यूनिवर्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का इतना ही अहमियत है। तो कभी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आते हैं तो उसके अंदर आपको इतना जल्दी घबराने की जरूरत नहीं है। पर्टिकुलरली जो फंड हाउस की जिसने आपने चर्चा की है, वो फंड हाउस का एक क्रेडिबिलिटी है, वो फंड हाउस की एक आई थिंक एक अच्छी ट्रैक रिकॉर्ड है। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस ऐसा हुआ है कि जिसके अंदर आई थिंक जो नहीं होना चाहिए था वो काम हुआ है, तो उसमें तो कुछ नई सीख मिलती है। मैं नहीं मानता हूँ कि इन्वेस्टर को इसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को कुछ जो हर्ट के बदल देना चाहिए, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। ऑन द कॉन्ट्री ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक ऐसी कोई सिचुएशन आती है, एडवर्स सिचुएशन आती है, तो आपके एडवाइजर और कंसल्टेंट के साथ में बातचीत करके उसके ऊपर एक व्यू बनाइए। क्योंकि हम ये पब्लिक फोरम में डिबेट कर रहे हैं तो मैं कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज आपके सामने अभी नहीं रख सकता हूँ ये चीज के ऊपर जिसका आपने सवाल पूछा है। बट मैं ऐसा समझता हूँ कि एक अहमियत है कि इन्वेस्टर अपने एडवाइजर और कंसल्टेंट के साथ में बैठे, तो उसके साथ में चर्चा करें, और ये जैसे डेलिकेट सिचुएशन आती है उसके ऊपर एक बैलेंस व्यू लेके उसके ऊपर काम करें। As of now, I don't think that I think in every negative situation you should have a knee-jerk reaction.
वी शुड हैव अ बैलेंस ऑफ माइंड। इन्वेस्टमेंट के लिए एक सबसे बड़ा एक क्वालिटी ऐसा रहता है कि आपका बैलेंस ऑफ माइंड रखना। मार्केट के अंदर अप्स एंड डाउन आएंगे, न्यूज फ्लोस पॉजिटिव या नेगेटिव आएंगे, बट बैलेंस ऑफ माइंड रखना बहुत जरूरी बनता है। जो आदमी बैलेंस ऑफ माइंड रखता है उसके लिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा असरकारक साबित होता है, उसके लिए अच्छा रिवॉर्ड मिलता है भविष्य के लिए। क्लियरली ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज हर सिचुएशन में देखने भी चाहिए, और वैसे भी बाजार की स्थिति या बाजार का कह सकते हैं फीचर कैरेक्टरिस्टिक भी ही ऐसा है कि हर तरह के न्यूज़ फ्लोज भी आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बैलेंस ऑफ माइंड और पेशेंस जो है काफ़ी हद तक संभाल कर रखना, और एक चीज़ मन में रखनी है कि इन्वेस्टमेंट जो है लंबी अवधि के लिए आपको करना है, और आपके पैसे जो है आपके हार्ड अर्न मनी जो है उसे सही जगह पर पार्क करना है। इस पर ज़रूर फोकस रखें। गौतम, आपसे जानना चाहूँगी, देखिए म्यूचुअल फंड से जुड़े रिसेंट न्यूज़ को अगर देखें, हमने मंथ ऑन मंथ एसआईपी के ट्रेंड में एक डिप भी देखा है। क्या आपको लगता है कि आगे चलकर एसआईपी तीन चीज़ें हो सकती हैं, तो इंक्रीज फ्लोज हो सकते हैं, मॉडरेट हो सकते हैं, डिक्लाइन हो सकते हैं, आने वाले महीनों में किस तरह का ट्रेंड आप देख रहे हैं? देखिए, मैं इन चीज़ों को इतनी बारीकी से नहीं देखता हूं, तो मुझे कमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। बट मैं जब इन्वेस्टर्स से बात करता हूं तो यही है कि लोग बने रहना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट को ऐड करना चाहते हैं। अभी भी लोग इतना जल्दी से डर नहीं रहे हैं। मेनली जो ट्रेडर्स होते हैं, जो लेवरेज रखते हैं, उनको ज्यादा ये फॉल में इम्पैक्ट हुआ है। और अगर आप क्वालिटी स्टॉक्स को देखें और उसको कंपेयर करें कि उसमें कितनी गिरावट आई है इन कंपैरिजन टू द राइज दैट से सॉ, क्योंकि लोग हमेशा भूल जाते हैं कि 2020 और 21 में जिस तरह की राइज थी उसके कंपैरिजन में ये जो फॉल है ये ज्यादा नहीं है। सो आई थिंक ये एसआईपी का जो नंबर्स है ये बढ़ेगा ही, ये इंडियन मार्केट को स्टेबल रखेगा, इंडियन मार्केट को अच्छी लिक्विडिटी देगा, और अगर एफआई के ट्रेंड्स भी अगर बदलते हैं तो इंडियन मार्केट को हेल्प भी करेगा। सो आई थिंक कि इंडियन मार्केट एक स्वीट स्पॉट में है। इंडियन इन्वेस्टर थोड़ी सी भी जब स्टेबिलिटी स्क्रीन पे अगर आएगी, अर्निंग्स में क्लैरिटी रहेगा, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बेटर हो जाएगा, तो अगर आपका, जैसे मैंने पहले भी कहा, 12 महीना, 18 महीना, 3 साल का अगर आपका व्यू है, तो ये एक बहुत अच्छी रिस्क रिवॉर्ड बेस्ड अपॉर्चुनिटी है, और मुझे आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि इंडियन इन्वेस्टर इसको लैप अप करेगा। मई के दौरान अगर बाजार की सिचुएशन को देखेंगे, निफ्टी में हमने इसी महीने में करीब 6.5% तक के डिक्लाइंस देख लिए हैं। निफ्टी मिड कैप स्पेस में 8% तक के यहाँ पर डाउन ट्रेंड देखे, और स्मॉल कैप में भी 13% तक की गिरावट देखी जा चुकी है। और इसी वजह से लगातार जब ये गिरावट को हम आपको दिखा रहे थे, इस पर रिसर्च जब आपको बता रहे थे और शार्प सेल्स जो यहाँ पर दिखा रहे थे, उसके साथ ये खास पेशकश रखने का मकसद ये है कि इस सिचुएशन में सबसे बेहतर आपको क्या करना चाहिए, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, सिस्टमैटिक प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए। सुनील जी, आपसे मेरा एक सवाल होगा, यहाँ पर जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, ऑफ कोर्स एसआईपी के फ्लोज की अगर बात करें, एक डिप जरूर देखने को मिला है, कॉशियस हैं लोग इस वजह से, लेकिन अकाउंट ओपनिंग में यहाँ पर बढ़ोतरी है जैसे कि हमने देखा। आगे चलकर इंक्रीज देखेंगे आप फ्लोज को, मॉडरेट देखेंगे, या फिर डिक्लाइन आते हुआ फिर से आगे के महीनों में भी देखने को मिलेगा? आपको क्या लगता है, लोगों की अब सिनेरियो को देखते हुए लोग क्या करेंगे? देखिए, जरूर ये इंक्रीज ही होगा। ये महीने का 1000 में जो कमी हुई है, आप कुछ साल पहले ये 6000 करोड़ में था, तो उससे दुगना हो चुका है। तो ये 1-2 महीने में जो गिरावट ऐसी आती है, क्या होता है ना, किसी की एसआईपी 1 साल की होती है, किसी की 3 साल की होती है। जब मैच्योरिटी होती है तो वो नेचुरली वो पैसा मैच्योरिटी अमाउंट में जाता है, और एसआईपी को वो फ्रेश शुरुआत करने का थोड़ा वक्त लगता है। एक वो चीज है, तो इसके कारण ही वो डिप हुआ है। सेकेंड, जो अभी और न्यू एज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में जो मिलेनियल इन्वेस्टर्स आके एक हॉट बटन अप्रोच होता है, जो भी मन लगता है तो एसआईपी को शुरू करते हैं, बंद करते हैं, तो वो एक नया जो डीमैट अकाउंट की फ्लोज आप डायरेक्ट इक्विटीज में देखें, उसका एक भाग आपको एसआईपी के थ्रू भी, जैसे डिजिटल ब्रोकर्स आए हैं जैसे जीरोधा और ग्रो ऐसे तरह, उनके थ्रू आते हैं, तो उनके कंट्रोल में होता है। वो बिना एडवाइजर के, बिना डिस्ट्रीब्यूटर के कुछ सलाह लेके वो अपने आप कर रहे हैं, तो उनमें थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। बट ओवरऑल ये जो डीमैट अकाउंट की जो बड़ा आपने देखा है, जो डायरेक्ट इक्विटीज में आए हैं और जो करेक्शन हुआ है, उससे अभी एक वंडरफुल मौका है एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस, चाहे वो बैंक्स लो, वेल्थ काउंटर्स लो, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लो, या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, या आईएमसीज को लो। ये बड़ा पूल बन गया है जहां पे अभी जाके बता सकते हैं कि सुनिए, आपने डायरेक्ट इक्विटीज में डाला, इतना चढ़ाव भी देखा, फिर गिरावट भी देखी, मगर अगर एसआईपी जरिए आप करते हैं तो जनरली आपकी वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है। तो ये वंडरफुल मौका जो इंडस्ट्री एडवांटेज लेगी, और मैं सोचता हूँ कि ये 12,000 को छोड़िए, 15-20,000 तक अगले साल तक ये पहुंचनी चाहिए। वो एक जबरदस्त
ट्रेंड में देख रहा हूँ आने वाले महीनों में। ओके, आगे का ट्रेंड काफी जबरदस्त नजर आ रहा है, यही हमारे सारे एक्सपर्ट्स का मानना है। और एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में सिस्टमैटिक प्लानिंग को बिल्कुल सबसे ज्यादा आप यहाँ पर इंपॉर्टेंस दें, यही राय हमारे एक्सपर्ट्स की आती हुई। हर सिचुएशन में, हर स्थिति में आपको बाजार में रिटर्न्स इसी तरह से, इसी सिचुएशन, इसी तरीके से अगर आप निवेश करेंगे तो मिलेंगे। चलिए, हमारे सभी दिग्गजों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बाजार में जहां पर कंसर्न्स हैं, काफ़ी सारे सवाल हैं, उसमें लोगों का साथ देने के लिए और एसआईपी म्यूचुअल फंड पर अपना नजरिया भी हमें बताने के लिए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।